चलिए, तो आज ऐसे है शुक्रवार, इकोनॉमिक्स और करेंट, तो उनका कुछ अता पता है नहीं, तो इसलिए जो है हम अपना टेस्ट रख लिए हैं। करेंट तो है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स के जगह हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है। और पिछले क्लास में तो हम आपको बोल भी दिए थे कि टेस्ट होगा शुक्रवार को, ठीक है। तो आ जाइए, टेस्ट का डिस्कशन करते हैं और जो प्रश्न है उसका आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, किस प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा। तो हटा दीजिए, कमेंट हटाइए यहां से। आइए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन, इतना करके काहे रखता है जी, दिमाग नहीं है तुम लोग को, इसको इतना बथी बोल्ड काहे कर देता है, पागल हो गया है, दिमाग उमाग जगह पे है। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। देखिए, आप सब लोग इस बात से अवगत है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों अपने आप में एक बड़ा आंदोलन था, ये तीनों अपने आप में एक बड़ा आंदोलन था। और इन तीनों आंदोलनों में सबसे शक्तिशाली आंदोलन अगर देखा जाए तो वह भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन को वीरता और लड़ाकूपन का अद्वितीय मिसाल माना जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे ज्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट करने का काम की थी। महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी की अगर बात की जाए तो महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी भारत छोड़ो आंदोलन में ही देखने को मिलता है। और आप इस बात को जानिए, गांधी जी जब कोई आंदोलन करते थे तो ऐसा नहीं था कि उस समय के सभी लोग गांधी जी के समर्थन में ही आकर के खड़ा हो जाता था, नहीं, गांधी जी के हर आंदोलन का विरोध हुआ है। चाहे गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया हो, या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया हो, या भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया हो, गांधी जी के हर आंदोलन का विरोध हुआ है। महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाने को लेकर प्रारूप तैयार किया तो उसका विरोध गांधी जी के सबसे करीबी सदस्यों में से एक पंडित जवाहरलाल नेहरू तक ने किया। और जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1944 के बीच चले, भारत छोड़ो आंदोलन जिसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई है 9 अगस्त 1942। 1942 से यह आंदोलन शुरू हुआ और यह आंदोलन 1944 ईस्वी तक चला, यह आंदोलन 1944 ईस्वी तक चला, 1944 ईस्वी तक यह आंदोलन चला। जब यह आंदोलन चल रहे थे तो इस आंदोलन का विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, इस आंदोलन का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, इस आंदोलन का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया, इस आंदोलन का विरोध हिंदू महासभा ने किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने किया। ये तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं। और आप इस बात को जानिए, भारत छोड़ो आंदोलन का व्यक्तिगत स्तर पर तो विरोध किया ही गया था, साथ ही साथ राजनीतिक स्तर पर भी कई सारी राजनीतिक पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। उन राजनीतिक पार्टियों में हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी का नामत, पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी हुआ करती थी यूनियनिस्ट पार्टी, इन सभी राजनीतिक दलों ने गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। अब सवाल यह उठता है कि हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन सभी राजनीतिक पार्टियों ने विरोध क्यों किया? देखिए, एक तो आपको इस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहे थे, आप सब लोग जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1944। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुए हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरा विश्व दो गुट में बटा था, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस जैसे देश शामिल थे। रूस
और भारत में कम्युनिस्टों का आगमन, कम्युनिस्ट विचारधारा का आगमन रूस से ही हुआ है, सामान्य तौर पर यह माना जाता है। तो रूस प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र अर्थात ब्रिटेन के साथ खड़ा था। तो कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता यह चाह रहे थे कि कांग्रेस विश्व युद्ध के समय कोई आंदोलन ना करे, बल्कि कांग्रेस विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का साथ दे, क्योंकि इस युद्ध में ब्रिटेन के साथ रूस खड़ा है, इसी वजह से भारत भी ब्रिटेन के साथ खड़ा हो। तो द्वितीय विश्व युद्ध चलने के वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया। द्वितीय विश्व युद्ध चलने की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया। वही हिंदू महासभा के सबसे प्रमुख सदस्यों में से एक मदन मोहन मालवीय और हिंदू महासभा ने भी विरोध किया। और इसके पीछे हिंदू महासभा का अपना तर्क है, और हिंदू महासभा जो तर्क देता है उससे आपको कोई खास लेना देना होना नहीं चाहिए। आप याद कीजिए, जितने भी हिंदू महासभा ही नहीं बल्कि जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन था, सभी ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। सभी ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। और आप देखते होंगे कि जब कोई भी काम हमारी मोदी सरकार के द्वारा की जाती है तो जितने क्षेत्रीय दल है सब उसके विरोध में आ जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, कोई भी काम विपक्षी का काम क्या होता है? विपक्षी का काम होता है विरोध करना। तो पंजाब की जो क्षेत्रीय पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी थी, वह कांग्रेस के विपक्ष में आकर के हमेशा खड़ा हुआ करता था। तो एक विपक्षी पार्टी के नाते जो है आपको यूनियनिस्ट पार्टी ने विरोध करने का काम किया, और कोई खास वजह नहीं था। और वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि अभी युद्ध चल रहा है, यह सही समय नहीं है। और फिर मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि अगर अंग्रेज भारत से चला जाएगा तो भारत में जंगल राज आ जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि अगर अंग्रेज भारत से चला जाएगा तो भारत में जंगल राज आएगा। इसी वजह से जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया बल्कि विरोध किया। तो ये सभी आंसर हो जाएगा डी। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख अर्थात प्रारूप, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख, आलेख मतलब प्रारूप। प्रारूप किसने बनाया था? प्रारूप किसने बनाया था? देखिए, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन हुआ। क्रिप्स मिशन योजना से गांधी जी बहुत ही ज्यादा आशा लगा करके बैठे हुए थे, लेकिन जब क्रिप्स मिशन की सिफारिशें आई तो क्रिप्स मिशन में भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने का बात किया गया था, ना कि भारत को पूर्ण आजादी देने की बात की गई थी। महात्मा गांधी को यह लग रहा था कि क्रिप्स मिशन के जरिए कम से कम भारत को पूर्ण आजादी देने का आश्वासन दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और क्रिप्स मिशन योजना से गांधी जी को जो आशा था, वह आशा जब निराशा में तब्दील हो गया तो गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चलाना चाहते थे। और गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चलाना चाहते थे, उसको लेकर प्रारूप स्वयं महात्मा गांधी ने तैयार किया। भारत छोड़ो आंदोलन चलाने को लेकर प्रारूप स्वयं गांधी जी ने तैयार किया, और स्वयं गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाने को लेकर प्रारूप तैयार किया। और उस प्रारूप को कांग्रेस कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में ही भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित कांग्रेस ने किया। यहां पर 3 प्रश्न है। एक प्रश्न गौर से सुनिएगा, कंफ्यूजन के चांस हैं। एक प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया? तो आंसर महात्मा गांधी। दूसरा प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव के प्रस्तावक कौन थे? तो आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पारित किया? तो इसका आंसर मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम। इसमें से एक प्रश्न बिहार एसआई परीक्षा में पूछ दिया गया है, और इसमें से जो एक प्रश्न बिहार एसआई परीक्षा में पूछा है वह प्रश्न यह है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रस्तावक कौन था? प्रस्तावक कौन था? तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल। तीनों बात स्पष्ट हुआ है? क्लियर है ये बात? और देखिए गांधी जी क्या करते थे जानते हैं? जो व्यक्ति गांधी जी का करीबी होता था, वह अगर गांधी जी के नीतियों का विरोध करता था, गांधी जी उसी को प्रस्तावक बना देते थे। जैसे एक एग्जाम्पल,
असहयोग आंदोलन है, दूसरा एग्जाम्पल भारत छोड़ो आंदोलन है। गांधी जी जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाने को लेकर प्रस्ताव पारित करवा रहे थे तो उसका विरोध सबसे ज्यादा चित्तरंजन दास ने किया। फिर गांधी जी चित्तरंजन दास से पर्सनली जाकर मिले, तर्क के साथ चित्तरंजन दास को समझाए कि क्यों अभी एक बड़ा आंदोलन करना जरूरी है। और फिर चित्तरंजन दास गांधी जी के समर्थन में आ गए, और जब गांधी जी के समर्थन में चित्तरंजन दास आ गए तो असहयोग आंदोलन का प्रस्तावक चित्तरंजन दास को ही बना दिया गया। तो जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उसी प्रकार से असहयोग आंदोलन का प्रस्तावक चित्तरंजन दास। क्लियर है बात? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह था, देखिए अंग्रेज था साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का। वो हर सूरत में भारत के सभी क्षेत्र तथा भारत के आसपास के सभी देशों को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने को लेकर हमेशा प्रयासरत रहता था। अंग्रेजों ने भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन तक इन तमाम देशों को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। और इन तमाम देशों को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने हेतु अंग्रेजी कंपनी को युद्ध लड़ना पड़ता था। तो नेपाल जो कि भारत के उत्तर में है, नेपाल को जीतकर भारत में मिलाने को लेकर अंग्रेजी कंपनी ने नेपाल के राजा अमर सिंह थापा के साथ जो युद्ध लड़ा, उस युद्ध को ही इतिहास में आंग्ल नेपाल युद्ध कहते हैं। और आंग्ल नेपाल युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो जो आंग्ल नेपाल युद्ध है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच हुआ है। 1814 से 1816 के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ है। आंग्ल मतलब अंग्रेज, एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरे तरफ नेपाल की सेना थी। नेपाल के राजा अमर सिंह थापा के नेतृत्व में नेपाल की सेना लड़ाई लड़ रही थी और अंग्रेजी सेना गिलेस्पी, गार्डनर जैसे सेनापति के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ रहा था। और अंततः इस युद्ध में नेपाल के राजा अमर सिंह थापा की हार हुई। इस युद्ध में अंततः नेपाल के राजा अमर सिंह थापा की हार हुई, अर्थात इस युद्ध में नेपाल की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। और इस युद्ध की समाप्ति सुगौली के संधि के तहत हुआ है। यूं तो सुगौली का संधि दिसंबर 1815 में ही हो गए थे, लेकिन सुगौली का संधि लागू हुआ 1816 ईस्वी में। तो इस युद्ध की समाप्ति हुई है सुगौली के संधि के तहत। अब इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप शासनकाल देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल है 1786 से 1793 और पुनः 1805। लॉर्ड हेस्टिंग्स इनका शासनकाल है 1813 से 1823। तो आप देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स जिनका शासनकाल 1813 से 1823 है, 1813 से 1823 के बीच में ही आता है 1814 से 16। मतलब आंग्ल नेपाल युद्ध के समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। फिर आपको लॉर्ड वेलेजली है, लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल है 1798 से 1805। फिर आपको लॉर्ड रिपन है, इनका शासनकाल है 1880 से 1884। 1880 से 1884। अब देखिए थोड़ा सा आप कॉर्नवालिस के विषय में जानिए, सुनिए, समझिए। जब अमेरिका अपनी स्वतंत्रता के लिए ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटेन के सेनापति कॉर्नवालिस थे और अमेरिका में कॉर्नवालिस की हार हुई। और उसी के बाद कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया और कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल पद पर रहे। कॉर्नवालिस ने अपने शासनकाल के समय भू राजस्व की वसूली हेतु, कर की वसूली हेतु अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी बंदोबस्त को लागू करने का काम किया। जमींदारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त को लागू करने का काम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल में शासन चलाने को लेकर
कानूनों का एक संहिता तैयार किया जिसे कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है, और कॉर्नवालिस संहिता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। कॉर्नवालिस का पहला कार्यकाल तो 1793 में समाप्त हो गया। इसके बाद कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल 1805 में शुरू हुआ, और जैसे ही कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल 1805 में शुरू हुआ वैसे ही कॉर्नवालिस का निधन हो गया। और फिर कॉर्नवालिस का निधन भारत में ही हुआ था, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनका कब्र है, समझ गए। इसके बाद आगे है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के विषय में तो आपने प्रश्न के माध्यम से यह जाना ही कि इनके समय 1814 से 1816 के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार हेतु जो पॉलिसी अपनाया उस पॉलिसी को फॉरवर्ड पॉलिसी कहा जाता है। उस पॉलिसी को फॉरवर्ड पॉलिसी कहा जाता है, और लॉर्ड हेस्टिंग्स को ही यह श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही रैयतबारी व्यवस्था और महालबारी बंदोबस्त, रैयतबारी व्यवस्था और महालबारी बंदोबस्त इन्हीं के समय लागू हुआ था। रैयतबारी बंदोबस्त इनके समय 1820 में, और महालबारी बंदोबस्त इनके समय 1822 ईस्वी में लागू हुआ था। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली किस लिए विख्यात है आप सब लोग जानते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का प्रयोग कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। इसी को लेकर लॉर्ड वेलेजली विख्यात है, और लॉर्ड वेलेजली अपने आप को कहा करता था बंगाल का शेर, बंगाल का शेर। लॉर्ड रिपन सबसे लोकप्रिय वायसराय रहा है, पिछले क्लास में भी बताए हैं, समझे। आगे आइए। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। देखिए ध्यान दीजिएगा गुरुजी लोग, बाल विवाह आप सब लोग समझते होंगे, छोटी उम्र में विवाह का हो जाना। छोटी उम्र मतलब वैसी उम्र जिसमें विवाह का मतलब तक पता नहीं होना, और उस उम्र में विवाह का हो जाना मतलब 5 बरस, 7 बरस, 10 बरस की उम्र में विवाह का हो जाना, यही बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह प्रथा की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से हुई। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो बाल विवाह प्रथा की शुरुआत हुई, उस बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने का काम अंग्रेजों ने किया। और आधुनिक काल में बाल विवाह के खिलाफ सबसे पहले, आधुनिक काल में बाल विवाह के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था, ईश्वरचंद विद्यासागर ने। और फिर एक समाज सुधारक थे आचार्य केशव चंद्र सेन। आचार्य केशव चंद्र सेन, आचार्य केशव चंद्र सेन बाल विवाह प्रथा का विरोध पुरजोर तरीका से किया, और आचार्य केशव चंद्र सेन के कारण ही 1872 ईस्वी में विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने के लिए सिविल मैरिज एक्ट 1872 में पारित हुए, और इस समय वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इस एक्ट के तहत लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित किया गया। इस एक्ट के तहत लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करते हुए कहा गया कि लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र होगा 14 बरस, और इस एक्ट के तहत लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को भी निर्धारित किया गया, और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया 18 बरस। और कहा गया कि अगर किसी लड़की का विवाह 14 वर्ष से कम उम्र में और लड़का का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और कानूनी कार्रवाई करके जो सजा होता है वो सजा जो है दिया जा सकता है। ठीक है, हो गया। इसके अलावे सिविल मैरिज एक्ट के तहत और भी कई सारे प्रावधान किए गए। सिविल मैरिज एक्ट के तहत अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया गया। मतलब आप जिस जाति के हैं दूसरे जाति से विवाह कर सकते हैं। राजपूत है तो ब्राह्मण से विवाह कर सकते हैं, ब्राह्मण है राजपूत से विवाह कर सकते हैं। अंतरजातीय विवाह का मतलब यही होता है। इस एक्ट के तहत दूसरा काम, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया गया। फिर इस एक्ट के तहत बहुपत्नी प्रथा की व्यवस्था को अंत कर दिया गया। इससे पहले भारत में क्या होता था, एक मर्द के एक से अधिक पत्नियां हुआ करती थी, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। तो इस एक्ट के तहत
बहुपत्नी प्रथा, मतलब कहा गया कि अब आप सिर्फ एक ही विवाह कर सकते हैं, अब आप सिर्फ एक ही विवाह कर सकते हैं, महिला हो या पुरुष एक विवाह कीजिए। लेकिन हां, अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो विधवा होने की स्थिति में वो दूसरी विवाह कर सकती है, सामान्य स्थिति में दूसरी विवाह नहीं कर सकती थी। तो इस एक्ट के तहत बहुपत्नी प्रथा का भी अंत किया गया और इस एक्ट को पारित केशव चंद्र सेन ने करवाया और इस एक्ट का उल्लंघन भी सबसे पहले केशव चंद्र सेन ने ही किया। केशव चंद्र सेन अपनी मात्र 12 वर्ष की पुत्री का विवाह बंगाल के कुछ बिहार के राजकुमार से करके इस एक्ट का उल्लंघन किया और इस एक्ट के उल्लंघन करने की वजह से ही ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन हुआ। ब्रह्म समाज में 2 बार विभाजन हुआ है, पहली बार 1866 और दूसरी बार 1878। तो 1878 में जो ब्रह्म समाज 1878 में जो ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ था उसका कारण यही था। समझ गए? यही है आंसर। क्या होगा? 14 वर्ष। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है जानते हैं? गौर से सुनिए। देखिए आप सब लोग जानते हैं और आप सब लोग लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग को जानते हैं, एकदम जानते हैं, एकदम नाम सुने हो। जानते तो नहीं होंगे, नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे, जानते हैं उसको, पढ़े होंगे महाराज। एगो था लॉर्ड डलहौजी, इसका शासनकाल है 1848 से 1856 और एगो था लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल है 1856 से 1862। ये सब भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के पद पर आसीन हुए हैं। डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल है, कैनिंग गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों पद पर आसीन हुए हैं। देखिए लॉर्ड डलहौजी को कई कारणों से याद करते हैं। उसमें एक कारण है गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया। अब गोद निषेध प्रथा क्या है? निषेध का मतलब होता है रोकना। देखिए लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या करना चाहता था? विस्तार करना चाहता था। तो लॉर्ड डलहौजी ने यह देखा भारत के देशी रियासत के अधिकतर राजे महाराजे ऐसे हैं जिनको अपना संतान नहीं है, जो मरने से पहले पुत्र गोद ले लेता है और उसे अपना उत्तराधिकारी बना देता है। तो डलहौजी ने यह सोचा कि क्यों ना यह लागू कर दे कि कोई राजा पुत्र गोद नहीं ले सकता है। अगर उसका अपना संतान है तो उनके निधन के बाद उस राज्य का राजा उसका अपना संतान बनेगा, लेकिन अगर उसका अपना संतान नहीं है तो उसके मरने के बाद उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। राजा को पुत्र गोद लेने का, दत्तक पुत्र गोद लेने का अधिकार ना दिया जाए। तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत के देशी रियासत के राजा महाराजाओं को जो पुत्र गोद लेने से मना कर दिया, दत्तक पुत्र गोद लेने से मना कर दिया, वही गोद निषेध प्रथा कहलाता है। यानी डलहौजी ने कहा जिस राजा के पास अपना संतान है उसके मरने के बाद उस राज्य का राजा उसका संतान बनेगा, लेकिन जिस राजा के पास अपना संतान नहीं है वो पुत्र गोद नहीं लेगा। उसके मरने के बाद वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। यही गोद निषेध प्रथा है। गोद निषेध प्रथा लागू डलहौजी ने किया और इस गोद निषेध प्रथा को ही राजहड़प नीति, अपहरण की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। और इस नीति के तहत ही लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। और यह गोद निषेध प्रथा की नीति भी 1857 के विद्रोह का एक कारण बना था। 1857 के विद्रोह का एक कारण बना था। और फिर 1857 का विद्रोह हुआ और 1857 के विद्रोह का अंत 1858 में हुआ और 1858 में महारानी की घोषणा आई
1858 में महारानी, ब्रिटेन के महारानी की घोषणा आई और ब्रिटेन के महारानी की घोषणा को 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा और महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में यह था कि लॉर्ड डलहौजी ने जो गोद निषेध प्रथा को लागू किया था, अर्थात पुत्र गोद लेने की प्रथा का अंत किया था, उसको फिर से हम पुनर्स्थापित करते हैं। मतलब अब फिर से भारत के राजे महाराजे पुत्र गोद लेकर के उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है। अर्थात जिस राजहड़प नीति की शुरुआत या गोद निषेध प्रथा की शुरुआत डलहौजी ने किया, उसका अंत कैनिंग के समय हुआ और कैनिंग के समय उसका अंत 1858 की महारानी की घोषणा के द्वारा हुआ। महारानी के घोषणा के द्वारा हुआ। कुछ समझे हैं? क्लियर है ना? आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? कौन होगा? हो सिक्किम होगा ना? हो आइए मानचित्र यहां लगाना चाहिए। लगाया है। अब थोड़ा थोड़ा जैसे संगति में रहने से गुण आना जाता है, तो हमारी संगति में रह रहा है, थोड़ा थोड़ा तो गुण आइए जाएगा। समझे? देखिए सिक्किम है ये। सिक्किम के पूरब में भूटान, पश्चिम में नेपाल और उत्तर में चीन। तो सिक्किम ही ऐसा राज्य है जो भूटान, नेपाल और चीन तीनों देश के साथ सीमा बनाती है। और सिक्किम में 1975 से पहले चोग्याल वंश का शासन था। चोग्याल वंश का शासन था। और सिक्किम 1975 से पहले एक स्वतंत्र देश था। सिक्किम को भारत में मिलाने हेतु संविधान में संशोधन किया गया और संविधान में संशोधन करते हुए भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 2 का क जोड़ा गया और अनुच्छेद 2 के क के तहत सिक्किम को जीतकर भारत में मिलाया गया और सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया है। और सिक्किम 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत का 22वां राज्य बना है। सिक्किम को भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो यहां पर 2 प्रमुख दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला दर्रा है। और आपको जब भारत चीन युद्ध हुआ था, नाथुला दर्रा से चीनी सैनिक भारत में प्रवेश किया था। और सिक्किम को भौगोलिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे, सिक्किम भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जहां पर 100% जैविक खेती होता है। 100% जैविक खेती होता है और सिक्किम में 2016 ईस्वी से ही जैविक खेती हो रहा है। और भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो सिक्किम जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। और सिक्किम को राजनीतिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो सिक्किम की विधानसभा में कितना सीट है? सिक्किम विधानसभा में 32 सीट है। 32 सीट है। 32 सीट है। समझे हो? और एक बात और यहां पर गुरुजी लोग जान लीजिए, जैसे सिक्किम 3 देश के साथ सीमा बनाती है, सिक्किम के अलावे 2 और राज्य है जो 3 देश के साथ सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल के पूरब में बांग्लादेश, उत्तर पूरब में भूटान, उत्तर पश्चिम में नेपाल। अरुणाचल प्रदेश के पूरब में म्यांमार, पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों ऐसे भारतीय राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। और एक केंद्रशासित प्रदेश भी है, उसका नाम है लद्दाख। लद्दाख भी 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ। समझ गए? हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। मतलब यह कह रहा है कि हिमालय पर्वत का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो देखिए, हिमालय पर्वत का विस्तार आपको जिन राज्यों में है, उन राज्यों को अगर आप देखेंगे
हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का विस्तार लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, पश्चिम बंगाल में है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो हिमालय पर्वत का विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे भारतीय राज्यों में है। कुल 7 राज्य इधर हो गए, 8वां सिक्किम, 9वां बंगाल, 10वां उत्तराखंड, 11वां हिमाचल प्रदेश। 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय पर्वत का विस्तार है, इसके अलावा नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में हिमालय पर्वत का विस्तार नहीं है, और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य मैदानी राज्य है, मैदानी राज्य है। और दूसरी बात यह है, इन राज्यों से गंगा नदी गुजरती है, गंगा नदी गुजरती है, मैदानी राज्य है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, भूमि उपजाऊ है, जिस वजह से इन राज्यों में जनसंख्या काफी अधिक है। तो आंसर उत्तर प्रदेश। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? देखिए मानचित्र पर आप आइएगा तो अरावली पर्वत है राजस्थान राज्य में। कहां है? राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत है। वहीं आपको विंध्य पर्वत श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार तक विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है। फिर दक्कन के पठार को अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में दक्कन के पठार का विस्तार है। दक्कन के पठार का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक के क्षेत्र में, और ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी है। और फिर प्रद्वीपीय पठार की अगर आप बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रद्वीपीय पठार ही है, ये सब प्रद्वीपीय पठार में ही आते हैं। इसमें मालवा के पठार की अगर आप बात करेंगे तो मालवा का पठार जो है आपको यहां पर नजर आएगा। यू मुख्य तौर पर मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में है, लेकिन मालवा के पठार का विस्तार थोड़ा बहुत राजस्थान में भी देखने को मिलता है। ऐसे अगर सीधे तौर पर मालवा के पठार के विषय में पूछे तो मालवा का पठार आपका ये मध्य प्रदेश। और मालवा के पठारी भाग में भी काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो आप यहां पर देखेंगे कि अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में मालवा का पठार है, अर्थात जो मालवा का पठार है यह अरावली पर्वत श्रेणी को विंध्य पर्वत श्रेणी से अलग करता है। आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? देखिए आप सब लोग जानते हैं कि छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, और छोटा नागपुर के पठार जो कि झारखंड में है इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। इसे भारत का रूर प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर खनिज संसाधन की अधिकता देखने को मिलती है, खनिज संसाधन की अधिकता देखने को मिलती है, जिस वजह से छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत धनबाद की अगर आप बात करेंगे तो धनबाद में सघन आबादी इसलिए मिलता है क्योंकि वह क्षेत्र कोयला के लिए विख्यात है। कोयला के लिए विख्यात है, कोयला का खनन होता है। और धनबाद की अगर आप बात करेंगे तो धनबाद को भारत का कोयला राजधानी धनबाद को कहा जाता है। तो धनबाद में कोयला की अधिकता होने की वजह से कोयला का खनन होता है, और जहां पर कोयला की उपस्थिति मिलती है ना वहां पर उद्योग, उसके आसपास में उद्योग आपको मिलेगा, क्योंकि उद्योगों में जो बिजली का उत्पादन किया जाता है वह कोयला के मदद से ही किया जाता है। तो इसका आंसर जो है आपको होना यह चाहिए कि खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण के कारण जो है छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। आंसर सी होगा। दंडकारण्य अवस्थित है। दंडकारण्य क्या है जानते हैं? दंडकारण्य एक पठार है, और दंडकारण्य पठार की बात करेंगे तो इसका विस्तार 5 राज्यों में है। और दंडकारण्य के पठार का विस्तार ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ओडिशा 1, छत्तीसगढ़ 2, महाराष्ट्र 3, तेलंगाना 4 और आंध्र प्रदेश 5। ये 5 राज्य में दंडकारण्य के पठार का विस्तार है।
और यहां पर ध्यान यह रखने वाली बात है कि दंडकारण्य के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में नहीं है। सामान्य तौर पर हम लोगों को यह लगता है कि दंडकारण्य के पठार का विस्तार अगर छत्तीसगढ़ में है तो मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में है लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। और दंडकारण्य का जो पठारी क्षेत्र है यह टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टीन, दंडकारण्य का जो पठारी क्षेत्र है टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है इस क्षेत्र में दंडकारण्य के पठार का विस्तार है और मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला ही टीन का उत्पादन करता है। समझ गए? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश है, बी होगा। और सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि झारखंड है, और डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि झारखंड है। झारखंड में है ये नहीं, आंसर हो जाएगा बी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, क्या सही है? होगा सही को चुनिए। पहला, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। सही है या गलत? एकदम सही है। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के क्लाउज 1 को पढ़िए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 का क्लाउज 1 कहता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। मतलब राष्ट्रपति ना लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का सदस्य होता, नहीं होता है। ना तो राष्ट्रपति दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होता है और ना ही उपराष्ट्रपति संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होता है। राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने नहीं, निर्वाचित अधिकारी होते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, बल्कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है। संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। हां, सही है। आप अनुच्छेद 79 को पढ़िए। अनुच्छेद 79 तो यही कहता है कि राष्ट्रपति और दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, यानी राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा को मिलाकर के बनता है संसद, अर्थात पार्लियामेंट। और भारत में कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था संसद है। सबसे बड़ी संस्था संसद है। समझ गए? तो कौन सही है? दोनों। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा। देखिए, संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 यह कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा का अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा के सबसे बड़े अधिकारी अध्यक्ष होता है, दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी उपाध्यक्ष होता है। उसी प्रकार से राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 89 यह कहता है राज्यसभा में एक सभापति अर्थात एक अध्यक्ष और एक उपसभापति होगा, अर्थात एक उपाध्यक्ष होगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति भी संसद के पदाधिकारियों में आते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी आते हैं, राज्यसभा के सभापति उपसभापति भी संसद के अधिकारियों में आते हैं। इन सभी से इतर, इन सभी से अलग भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 98 यह कहता है कि संसद के दोनों सदनों में एक महासचिव होगा। लोकसभा में एक महासचिव और राज्यसभा में एक महासचिव, यानी 98 यह कहता है कि लोकसभा का एक महासचिव होगा, लोकसभा का एक महासचिव होगा। और अनुच्छेद 98 ही यह कहता है राज्यसभा में भी एक महासचिव होगा। अनुच्छेद 98 यह कहता है लोकसभा में एक महासचिव होगा और अनुच्छेद 98 यह कहता है राज्यसभा में एक महासचिव होगा। लोकसभा का महासचिव लोकसभा का तीसरा सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद तीसरा सबसे बड़ा पदाधिकारी लोकसभा के महासचिव होते हैं। उसी प्रकार से राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बाद
तीसरा सबसे बड़ा पदाधिकारी राज्यसभा के महासचिव होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, महासचिव, ये सभी संसद के पदाधिकारियों में आते हैं। ये सभी संसद के पदाधिकारियों में आते हैं। समझ गए? आंसर क्या होगा? इनमें सभी। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई सांसद मतलब एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य की विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। देखिए, एक तो पहली बात आप यह जानिए, केंद्रीय स्तर पर लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्य स्तर पर विधानसभा है, विधान परिषद है। एक बार में कोई भी व्यक्ति चारों में से किसी एक सदन का ही सदस्य रह सकता है। या तो वो लोकसभा का सदस्य रह सकता है, या राज्यसभा का सदस्य रह सकता है, या विधानसभा का सदस्य रह सकता है, या विधान परिषद का सदस्य रह सकता है। चारों में से किसी भी एक सदन का ही सदस्य रह सकता है। एक बार में कोई व्यक्ति एक से अधिक सदनों का सदस्य नहीं रह सकता है। एक बात यह है। दूसरी बात, हां, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लोकसभा के सदस्य थे। आजमगढ़ से चुनाव जीत कर गए थे। लोकसभा के सदस्य थे अखिलेश यादव। लेकिन जब 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़े और जीत भी गए। तो पहले से वो लोकसभा के सदस्य थे, चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश के विधानसभा का 2022 में चुनाव जीत भी गए। तो एक साथ दोनों सदन का सदस्य बन गए, मतलब विधानसभा का भी सदस्य और लोकसभा का भी सदस्य। विधानसभा का सदस्य बनने के ठीक बाद वो लोकसभा से त्यागपत्र दे दिए थे। लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित कर दिए थे कि हम लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देते हैं। और अगर 14 दिन के भीतर ऐसा नहीं करते वो नहीं करते तो ना वो विधानसभा के सदस्य रह पाते, ना लोकसभा के सदस्य रह पाते। तो आंसर हो जाएगा 14 दिन। समझे हैं? भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। हां, भारत का संविधान संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान करता है। और संसदीय शासन प्रणाली संविधान के मूल ढांचा में आता है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। इसलिए इसमें तो परिवर्तन होना नहीं चाहिए। सही है ये। संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। हां, अरे शासन प्रशासन कौन चलाता है? मंत्रिमंडल ही न चलाता है। तो पहला काम तो उसका होबे करता है। अगर मंत्रिमंडल ना है तो काम कैसे होगा? तो यह भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मतलब ये स्टेटमेंट यह कह रहा है कि मंत्रिमंडल में सिर्फ लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। क्या ऐसा है? हो नहीं। मंत्रिमंडल में निम्न सदन अर्थात लोकसभा के सदस्य तो मंत्रिमंडल में शामिल हो ही सकते हैं। उच्च सदन के सदस्य भी, मतलब राज्यसभा के सदस्य भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और यही रीजन ना है कि पीयूष गोयल मंत्री बनकर के बैठे हैं। पीयूष गोयल ऐसा थोड़े है कि पीयूष गोयल जो है लोकसभा का सदस्य था। नहीं, पीयूष गोयल राज्यसभा का सदस्य था। समझ गए? तो राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं। मंत्रिमंडल सिर्फ निम्न सदन तक सीमित नहीं है, बल्कि मंत्रिमंडल का विस्तार निम्न सदन और उच्च सदन दोनों में है। अर्थात मंत्रिमंडल का सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के सदस्य बन सकते हैं। यह क्या है? गलत। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। एकदम से हां, समझ गए? आंसर हो जाएगा सी। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? देखिए, इसमें कुछ भी कह रहा है, सीधा कह रहा कानूनी विधेयक। मतलब इसमें अगर स्पेसिफिक रहता कि धन विधेयक, तब हो जाता धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाता है। इसमें अगर स्पेसिफिक यह होता कि धन विधेयक के बाद
आपको बजट बजट अगर होता बजट भी सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। तो इसमें तो कुछ स्पेसिफिक विधेयक की बात नहीं कर रहा है, कानूनी विधेयक की बात कर रहा है। कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के पटल पर रखा जा सकता है। पहले लोकसभा में भी रखा जा सकता है या पहले राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, कहीं भी रखा जा सकता है। कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा या पहले राज्यसभा में ही रखा जाएगा, नहीं, कहीं पर भी रखा जा सकता है। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पाणिनि पुष्मित सुंग से संबंधित है ना, पाणिनि पुष्मित सुंग से संबंधित नहीं है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। पुष्मित सुंग के दरबार में पतंजलि रहता था, पतंजलि रहता था, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की है, महाभाष्य की रचना की है। और पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है, योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। और पतंजलि पुष्मित सुंग के पुरोहित भी थे। पतंजलि ने पुष्मित सुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन करवाया था। क्या है ये? गलत। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है? नहीं, गलत है। देखिए, अमर सिंह का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से है। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 महान विद्वान रहता था, जिसे नवरत्न कहा जाता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय की 2 राजधानी थी, एगो पाटलिपुत्रा, एगो उज्जैन। उज्जैन में ही नवरत्न रहा करता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो रहने वाले नवरत्न थे, अमर सिंह, कालिदास, शंकु, घटकपर, वराहमिहिर, बेताल भट्ट, धन्वंतरी, छपनक, ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले नवरत्न थे। तो अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे, ना कि हर्षवर्धन के दरबार से। गलत हो जाएगा। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित थे। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3, वही सही है। वर्तमान में हिंदू धर्म का जो स्वरूप है, उसे स्थापित, प्रचारित और प्रसारित करने का श्रेय किसे जाता है? शंकराचार्य को जाता है। और देखिए, विश्व का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, सनातन धर्म है या वैदिक धर्म है। और सनातन धर्म या वैदिक धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म या वैदिक धर्म को ही हिंदू धर्म भी कहा जाता है। तो और ये जो सनातन धर्म, वैदिक धर्म या हिंदू धर्म है, इसका संबंध वेद से है, इसका संबंध वेद से है। ये धर्म वेद के अनुसार संचालित होते हैं, वेद के अनुसार ये धर्म संचालित होते हैं। और वेदों में यज्ञों की चर्चा है। यजुर्वेद पढ़िए ना, यजुर का अर्थ ही होता है यज्ञ। तो इसी कारण हिंदू धर्म में आप देखेंगे यज्ञ। और फिर जब यज्ञ होता है तो उसमें बलि दी जाती है। तो इसी वजह से हिंदू धर्म का एकदम अभिन्न अंग है बलि दिया जाना। बलि दिया जाना हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, समझ गए। और देखिए, हिंदू धर्म का क्या स्थिति है जानते हैं? जो स्थिति कांग्रेस का है ना, वही स्थिति हिंदू धर्म का है। जैसे कांग्रेस कभी बहुत बेहतर स्थिति में, कभी बहुत खराब स्थिति में, फिर बेहतर स्थिति में हो गया, फिर खराब स्थिति में, वैसे ही हिंदू धर्म। वैदिक काल में तो हिंदू धर्म का बोलवाला था, लेकिन 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ तो हिंदू धर्म का ह्रास हुआ, हिंदू धर्म का पतन हुआ। फिर पुष्मित सुंग ने हिंदू धर्म को फिर से पुनर्स्थापित किया। फिर विदेशी आक्रमण हुए, फिर से हिंदू धर्म का पतन हो गया, फिर से हिंदू धर्म का पतन हो गया। इसके बाद फिर से जब गुप्त वंश का उदय हुआ तो गुप्त शासक भगवान विष्णु की आराधना किया करता था। और भगवान विष्णु हिंदू धर्म का देवी देवता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं। राम, कृष्ण, ये सब विष्णु का अवतार है। भगवान राम, कृष्ण, ये सब विष्णु के अवतार हैं। तो गुप्त काल में फिर से हिंदू धर्म का उत्थान हो गया।
तो और फिर गुप्त वंश के पतन के बाद हिंदू धर्म का फिर से पतन होना शुरू हो गया। और फिर बाद में जाकर शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को एक नया स्वरूप दिया। और आज हिंदू धर्म जिस रूप में मिलता है वो शंकराचार्य की देन है। और हिंदुओं के सबसे बड़े न्यायाधीश शंकराचार्य, हिंदुओं के सबसे बड़े न्यायाधीश कौन है? शंकराचार्य, उससे बड़ा कोई नहीं है। और देखिए मोदी जी राम मंदिर निर्माण का फायदा चुनाव में नहीं उठा पा रहे हैं। इसका कारण है हिंदुओं के जो सबसे बड़े न्यायाधीश शंकराचार्य थे, उसने ही राम मंदिर उद्घाटन का विरोध कर दिया। एक ये कारण है, और भी बहुत सारे कारण है, लेकिन थोड़ा बहुत फायदा मोदी जी को मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार के फायदा का उम्मीद हमारे मोदी जी ने किया था, उस प्रकार का फायदा नहीं मिल रहा है। समझिएगा, शंकराचार्य उत्तर होगा। क्या होगा? शंकराचार्य। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है सिनेगॉग। और विश्व का सबसे बड़ा सिनेगॉग जेरूसलम में विश्व का सबसे बड़ा सिनेगॉग है। चर्च किसके पूजा स्थल को कहे? ईसाइयों के पूजा स्थल को चर्च, मस्जिद, मुस्लिमों के पूजा स्थल को मस्जिद, और हिंदुओं के पूजा स्थल को मंदिर। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? देखिए, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में, जहां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जहां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, वहीं पर गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है। अर्थात गंगा सागर मेला आयोजित होते हैं पश्चिम बंगाल में। रथ यात्रा महोत्सव कहां होता है? देखिए, एगो है भगवान जगन्नाथ विष्णु के ही एक रूप है, आप कह सकते, भगवान विष्णु के ही एक रूप है। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ही ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा निकाला जाता है। आंसर हो जाएगा पुरी। सूर्य मंदिर कहां है? वो कोणार्क कहां है? ओडिशा। द्वारिका कहां है? द्वारिका का संबंध भगवान कृष्ण से रहा है ना। हरिद्वार कहां है? हरिद्वार उत्तराखंड में है, गंगा नदी के तट पर है। और हरिद्वार के पास से ही गंगा नदी पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? देखिए, भारत में जो बड़े बंदरगाह संघ सूची का विषय है, और बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 भारत का ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है, तो इधर पूर्वी तट है। पूर्वी तट पर कई सारे बंदरगाह मिलेंगे, जैसे पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह पूर्वी तट पर है। फिर ओडिशा में पारादीप बंदरगाह पूर्वी तट पर है। फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह पूर्वी तट पर है। फिर तमिलनाडु में एन्नौर, फिर चेन्नई, और फिर आपको तूतीकोरिन। ये सभी तमिलनाडु में पूर्वी तट पर स्थित भारत के बड़े बंदरगाह हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर है, यह भी बड़ा बंदरगाह है। ये सभी बंदरगाह का संबंध भारत के पूर्वी तट से है। वही भारत के पश्चिमी तट की अगर आप बात करेंगे तो यह भारत का पश्चिमी तट है। और भारत के पश्चिमी तट पर कच्छ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच में कच्छ की खाड़ी है। और इस कच्छ की खाड़ी में ही कांडला बंदरगाह है गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, जिसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है, जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मुंबई बंदरगाह के दक्षिण में ही नाहबा सोबा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। फिर गोवा में मार्मू गाओ बंदरगाह है।
फिर आपको कर्नाटक में मंगलुरु बंदरगाह है, और फिर केरल में जो है कोची बंदरगाह है। केरल में कोची बंदरगाह है। ये तमाम ऐसे बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर है, और ये सभी ऐसे बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर है। तो भारत के पश्चिमी तट पर कौन बंदरगाह है और भारत के पूर्वी तट पर कौन बंदरगाह है, हम आपको लिख दिए हैं। ठीक है, लिख लिए। आंसर क्या होगा इसका? कांडला ना, पश्चिमी तट पर है। आगे, सागरमाला परियोजना भारत में कब लागू की गई है? देखिए सुनिए, भारत के जितने भी बंदरगाह हैं, सभी बंदरगाहों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने हेतु, सभी बंदरगाहों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने हेतु तथा बंदरगाहों को और भी अधिक विकसित बनाने के लिए, बंदरगाहों को और भी अधिक विकसित बनाने के लिए और एक बंदरगाह दूसरे बंदरगाह से कनेक्ट कर सके, इसको लेकर के सागरमाला परियोजना की शुरुआत केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा की गई है, और इसे लागू संभवतः मार्च 2015 में किया गया है। 2015 संभवतः, क्या लागू किया ही गया, ऐसे संभवतः शब्द का प्रयोग कर दिए। टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो संबंधित है जनसंख्या से। किससे संबंधित है? जनसंख्या। अरे टी माल्थस जो है बोले हैं, टी माल्थस जो सिद्धांत दिए हैं द माल्थुसियन थ्योरी, इस थ्योरी में टी माल्थस ने यह कहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब जनसंख्या में काफी तीव्र वृद्धि होगा, और जनसंख्या के भरण पोषण हेतु जितने खाद्यान्न पदार्थ की आवश्यकता होगी उतना का उत्पादन नहीं हो सकेगा, जिस वजह से भूखमरी आ जाएगी और लोग भूख के कारण मरने लगेंगे, और फिर जनसंख्या में ह्रास होगा, जनसंख्या में ह्रास होगा। जैसे मान लिया जाए कि हम कमाते 1 लाख रुपया है पर मंथ, मान लिया जाए, ठीक है, ठीक है। अरे सुनिए ना, मान लीजिए ना, जो भी कमाते हैं छोड़िए ना, और मान लिया जाए कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, मान लिया जाए कि हम 20 को बच्चा पैदा कर लिए और कमाते हैं 1 लाख रुपया पर मंथ, तो क्या होगा? परिवार का भरण पोषण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, भूखमरी में मरना शुरू कर देगा। आइए, क्या हुआ? निम्नलिखित में से पहले हल्ले कर लीजिए, कीजिए हल्ला, कीजिए हल्ला। कर लिए, मन भर गया। चलिए आइए, अब निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? देखिए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन बनी? देखिए सुनिए, आप सब लोग जानते हैं आजादी के बाद इस बात को लेकर भारत में आंदोलन हो रहे थे कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर होनी चाहिए। दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता थे, उनका नाम था पोटली श्रीरामुल्लू, और पोटली श्रीरामुल्लू अक्टूबर 1952 में आमरण अनशन पर बैठे, और उनकी मांग यह थी कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए, और इसी मांग के साथ पोटली श्रीरामुल्लू आमरण अनशन पर बैठे। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद उनका निधन हो गया, और फिर उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू ने देखा कि पोटली श्रीरामुल्लू के निधन होने के बाद दक्षिण भारत में आग लग गया था, मतलब दक्षिण भारत जल रहा था,
और दक्षिण भारत जो जल रहा था, दक्षिण भारत में स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, इसको लेकर के पंडित नेहरू ने यह घोषणा किया कि आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर होगा, और फिर आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर 1953 ईस्वी में हुआ। और जब आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर 1953 में हुआ, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी उस समय बनाया गया था कुर्नूल को। लेकिन बाद में जाकर हैदराबाद जब आंध्र प्रदेश में शामिल हुआ, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को बना दिया गया। लेकिन हाल के वर्षों में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना का गठन जब 2 जून 2014 को हो गया, तो हैदराबाद चला गया तेलंगाना में। उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बनाया गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। लेकिन 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का जब गठन हुआ, और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद, आजादी अर्थात स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। जब इसका गठन हुआ था, तो उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी थी कर्नूल। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% तक का आरक्षण दिया गया था? देखिए, ऐसे तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण 1990 में ही मिल गया था। लेकिन शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण 27% आरक्षण 93वां संविधान संशोधन 2005 के तहत दिया गया है। 93वां संविधान संशोधन 2005। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा के बीच में चक्र है ना हो, और चक्र में 24 तीलियां हैं, और 24 तीलियां एक प्रकार से कहिए 24 घंटा को दर्शाता है। और जो चक्र है वह है आपको न्याय का प्रतीक। किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक। कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? आप सब लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र संघ का टोटल कितना अंग है? 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को। इसके टोटल 6 अंग है। 6 अंग में से महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसमें एक सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद का काम है पूरे विश्व में शांति व्यवस्था को कायम रखना, और सुरक्षा परिषद ही पूरे विश्व में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए जिम्मेदार है। इसी वजह से सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 होती है। सुरक्षा परिषद में जो सदस्यों की संख्या 15 होती है, उसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 जो अस्थायी सदस्य होता है उसे वीटो का अधिकार होता है, और 5 अस्थायी सदस्य है ABCFR। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, ये अस्थायी सदस्य है। और 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर होती है, और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। और अस्थायी सदस्य तो परमानेंट है, अस्थायी सदस्य परमानेंट है। और बार बार यह मांग उठती रही है कि भारत को अस्थायी सदस्य बनाया जाए, और उसमें अरंगा बनता है कौन? चीन अरंगा बनता है। चीन, समझिए, चीन अरंगा बनता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? आत्महत्या। मान लिया जाए आत्महत्या कर लिए, मर गए, आप हाइए ना है तो आपको दंडित कहां से किया जाएगा? आप बचिएगा तब ना दंडित किया जाएगा। तो आत्महत्या करने का जब भी प्रयास कीजिएगा, एकदम ऐसा प्रयास होना चाहिए कि निपट जाए, समझे? ये नहीं कि आधा वाला स्थिति में बच जाए, तब फिर पुलिस नानी याद आपको दिलाएगा। और आत्महत्या करना कानूनन अपराध है आईपीसी की धारा 309 के तहत, 309 के तहत। और एक बात जानिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है पी रथिनाम बनाम भारत संघवाद 1994। 26 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। पी रथिनाम बनाम भारत संघवाद 1994। 26 अप्रैल 1994 को
सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट पी रथिनाम केस में आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या करने को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बतलाया। कहा अनुच्छेद 21 के तहत जैसे जीवन जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है, मरने का अधिकार अर्थात आत्महत्या करने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। लेकिन इस जजमेंट के निर्णय को 1996 ईस्वी में पलट दिया गया। 1996 ईस्वी में पलट दिया गया। 1996 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था ज्ञानकोर बनाम पंजाब राज्यवाद, ज्ञानकोर केस में। ज्ञानकोर केस 1996 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा आत्महत्या करना अपराध है, आत्महत्या करना अपराध है। तो सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों जजमेंट को आत्महत्या के संदर्भ में याद रखिएगा। लेकिन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जायज है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मतलब, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होता है जानते हैं? मतलब जब हमारा शरीर एकदम काम नहीं कर रहा है और हम चाहते हैं कि हमें मार दिया जाए कोई भी विधि से, वही निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होता है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वैसी स्थिति हो किसी के साथ तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जायज है। समझे? देखिए कितना बढ़िया चीज है। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन के तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। मतलब संविधान तो एक किताब है, किताब तो बेजान ही होता है, किताब में कोई जान थोड़े होता है। तो उस संविधान को लागू करने के लिए देश में ईमानदार लोग होना चाहिए, ईमानदार नेता होना चाहिए जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद। आगे 21 जनवरी को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? देखिए 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय तीनों राज्य का गठन हुआ है और तीनों राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ है। तीनों राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ है। और जब ये तीनों राज्य का गठन हुआ था तो राज्यों की संख्या 21 हो गई थी। 21 हो गई थी, राज्यों की संख्या 21 हो गई थी। तीनों आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 23 जनवरी 2024 से लाल किले में आयोजित होने वाले वार्षिक भारत पर्व की मेजबानी कौन सा मंत्रालय ने किया? पर्यटन मंत्रालय ने किया। पर्यटन मंत्रालय ने। हाल ही में भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक। हाल ही में युगांडा कंपाला में नाम शिखर सम्मेलन का कौन सौवां संस्करण शुरू हुआ? देखिए नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। इसका प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इसका प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था और 2024 में इसका 19वां संस्करण हुआ है, युगांडा के कंपाला में हुआ है। और इसमें भारत का नेतृत्व किया था भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है आपको भारत का प्रतिनिधित्व किया था गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन में, जो कि युगांडा के कंपाला में हुआ था। हाल ही में जापान स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चांद पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना? 5वां ना जी। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन, भारत और 5वां बना है जापान। हाल ही में आयोजित इंडिया ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? कांगमिन हुक एवं सियो सांग जे। वर्ष 2024 में जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन बनी है? आलिया भट्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए थे?
डेनिस फ्रांसिस। और इसका संबंध है त्रिनिदाद और टोबैगो देश से, द्वीपीय देश है एक छोटा सा, वहीं का है डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता किया था और 26 जनवरी के आसपास भारत में था और महाराष्ट्र में जो है राजकीय अतिथि के तौर पर भी यह शामिल हुआ था। अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने में पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहां किया गया? महाराष्ट्र के पुणे में। ममनी महोत्सव किस केंद्रशासित प्रदेश में मनाया जाता है? लद्दाख में। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहां सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया? हैदराबाद में। कैलिफोर्निया के 2 सरकारी स्कूल में किस भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया? हिंदी को। भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? एस जयशंकर ने। दुनिया का सबसे बड़ा दीपक कहां जलाया गया? अयोध्या में। डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित होता? राजस्थान में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ परिवारों के छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। एनर्जी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इसका उद्देश्य यही है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर रितु और नवीन दोनों को, उपरोक्त दोनों। हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुरू किया है। जगदीप धनखड़। हाल ही में कहां पर भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बलाभ्यास खंजर का शुभारंभ हुआ? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्थानीय भाषा अध्ययन सामग्री प्रदान करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया? अनुवादिनी। चलिए आगे मिलते हैं सोमवार को। धन्यवाद सभी लोगों का।